नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, हम कल करेंगे क्या, बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस है ना। और उसमें फुल डिस्कशन होगा, टोटल डिस्कशन होगा, बहुत मज़ेदार ट्रिक के साथ भी है ना। देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 24/4/2022 को पूछा गया था। तो आइए बिना देर शुरू करते हैं सेट का। डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, आपको मिलेगा पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे पे है ना। तो आइए, अच्छा पहले तो आप पॉज करके शुरू में रोक के बना लेना, देखना कि कितना बनता है। उसके बाद देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। अभी देखिए, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस कारण से होता है। आभासी चपटापन है ना। अगर किसी के आकार में बदल रहा, चेंज हो रहा है ना, तो उसका एक ही को कारण होता है, और वो होता है क्या, अपवर्तन। जैसे आप अगर पढ़े होंगे, अगर याद आपको होगा कि बाल्टी से पानी से भरी बाल्टी में छड़ी रखने पर छड़ी टेढ़ा मुड़ता है, टेढ़ा दिखाई देता है। बाल्टी से भरी गिलास में या कटोरी में पानी में सिक्का रखने पर सिक्का उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, टेढ़ा दिखाई पड़ता है ना। तो इस सब का जितना भी टेढ़ा हो गया, छड़े का मुड़ा हुआ दिखाई देना है ना, ये सब क्या है, अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन की घटना के कारण होता है। क्या होता है अपवर्तन? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ये सारे इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल और सारे हैं। देखो, जैसे तारे का टिमटिमाना, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश का लाल रंग दिखाई देना, ये भी किसका होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। तो सारे घटना याद रखना है। अपवर्तन कोण में ही होता है, साइन आई बट्टे साइन आर, जिसको बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक है ना। साइन आई बट्टे साइन आर को बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक है ना। तो अपवर्तनांक होता है, अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, डिफरेंट होता है, फिक्स होता है वो है ना, जिसको बोलते हैं नियतांक। अपवर्तनांक हमेशा क्या होगा, नियतांक होगा। जैसे हवा का देखना, हवा का अपवर्तनांक होता है 1.0003, मतलब लगभग 1 के बराबर, 1 के बराबर। हवा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से जल का रखना, जल का 1.33 होता है। उसी तरह से रखना बर्फ का, याद बर्फ का होता है 1.31। और एक और रखना जो बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा। हीरा का होता है 2.42 अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद पूछता है, ठीक है। ये हो गया अपवर्तन। दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में है। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश आया और किसी सत्ता से लौट गया। प्रकाश का आपतन किरण आया और किसी सत्ता से या दर्पण से टकरा के लौट गया, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन है ना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आई मतलब इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टिव एंगल जो होता है, रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है बराबर होता है। मतलब कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसी का एक और नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, तो तीनों एक ही तल में है। ये तो दर्पण हो गया है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, परावर्तन का नियम है ना। यहाँ पे साइन आई हो गया, सॉरी आई इंसिडेंट ये हो गया, और आई आर ये हो गया इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल है ना। अब परावर्तन में कुछ बात और याद रखना है। जैसे मान लेते हैं परावर्तन होता है समतल से, समतल दर्पण में है ना। तो समतल दर्पण में कितने कोण बनेंगे, कैसे कैसे कोण बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये अच्छे से रखना है। समतल दर्पण में सबसे पहले पूछता है, कन्फ्यूज बड़ी करता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सीधा हमने इसका सिंपल सा ट्रिक, समतल जब भी समतल आए तो याद रखना काशी बराबर। क्या ट्रिक है, काशी बराबर। क्या मतलब इसका हुआ, काशी बराबर का मतलब होगा, देखो यहाँ पे लिखना काशी और बराबर। इसका मतलब ये किसका ट्रिक है, समतल का, भूलना मत है ना। तो काश हो जाएगा काल्पनिक और सी से सीधा और वस्तु के बराबर। तो समतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। एक बात ये हो, यहाँ से कुछ बातें और रखनी है। जैसे अगर एक समतल दर्पण में हमको पूरा का पूरा प्रतिबिंब चाहिए, पूर्ण प्रतिबिंब चाहिए, तो समतल दर्पण का वस्तु के आधा होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट है 6 फीट, तो मेरे पूरा फिगर प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण को होना चाहिए 3 फीट।
यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम आ रहे हैं दर्पण की ओर, समतल दर्पण है, दर्पण की ओर आ रहा है कोई वस्तु भी चाल से, तो प्रतिबिंब उधर से आएगा 2v चाल से, मतलब कि दोगुना स्पीड से आएगा, है ना। एक क्वेश्चन और है, अगर हम दर्पण को थीटा डिग्री मुड़ाते हैं, मतलब कि दर्पण को क्या करते हैं, 30 डिग्री मुड़ाते हैं समतल दर्पण को, तो प्रतिबिंब जो परावर्तित कोण जो होगा वो 2 थीटा मुड़ेगा, है ना। कितना मुड़ेगा, 2 थीटा। अगर वस्तु को प्रतिबिंब को मुड़ाते हैं, दर्पण को मुड़ाते हैं थीटा डिग्री से, तो प्रतिबिंब कितना से मुड़ेगा, 2 थीटा से। ये हमेशा याद रखना, अगर भी चाल से आ रहे हैं तो 2v चाल से प्रतिबिंब आएगा, है ना। ये बातें अच्छे याद रखना। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से, कि अगर 2 समतल दर्पण को रख दिया जाए तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, 360/थीटा माइनस 1, 360/θ-1 इसका फॉर्मूला होता है। जितना एंगल पे रखा रहेगा उसको थीटा करेंगे, 360/θ-1। जैसे मान लेते हैं 2 दर्पण रखा हुआ समतल कोण पर, है ना। तो समतल कोण के समकोण पर, तो समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का देख लो, 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 में से गया 3। तो मतलब कि समकोण पर अगर 2 दर्पण रखा रहेगा तो उसमें 3 प्रतिबिंब बनेंगे। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि अगर 2 दर्पण समांतर रखा रहेगा, समांतर में बनता है अनंत प्रतिबिंब। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, सब को याद रखना है अच्छे से, है ना। सबके बारे में हम बोल दिए हैं, आप चाहें तो जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। ओके, समतल दर्पण हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन है विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, देखो, किसी सतह से प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश करना, किसी सतह से टकराकर, सतह से टकराकर छाया का उसकी छाया में प्रवेश करना। जैसे देखो वहाँ से प्रकाश आ रही है, ये सतह कोई है, मान लो ये सतह है, इसकी छाया में इधर प्रवेश कर रहा है ना, इधर कुछ दिखाई दे रहा है ना, हल्का सा, है ना, छाया में प्रवेश कर रहा है ना, तो इसी घटना को बोलते हैं विवर्तन, है ना। इस घटना को क्या बोलते हैं, विवर्तन। याद रखना, इसका खोज किया था, पहली बार बताया था ग्रेमाल्डी के, ऐसा भी कोई घटना होता है प्रकाश में, है ना, ग्रेमाल्डी, ठीक है, विवर्तन। और ये प्रकाश जो है कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्घ्य तरंग है, ये अंतर करता है, यही विवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक हो गया ध्रुवन, है ना। ध्रुवन का बहुत नाम सुने होंगे, पहले तो यहाँ कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं। ध्रुवन, अध्रुवित कौन है, देखो एक यहाँ पे है ध्रुवन। क्वेश्चन पूछता है कि अध्रुवित प्रकाश कौन कौन है। आप देखें ना, आपके घर में जितने भी लाइट है ना, सब अध्रुवित है। जैसे ट्यूबलाइट, मोमबत्ती और बल्ब वगैरह, ये सब का लाइट क्या होता है, अध्रुवित होता है। ध्रुवित कौन है, तो ध्रुवित जैसे मान लो कि अच्छा, अध्रुवित प्रकाश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बचते हैं, है ना, ताकि हमारा आँख खराब नहीं हो, मतलब कि जिग-जैग नहीं हो, है ना, चकमकाहट नहीं हो, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश का यूज करते हैं, है ना। जैसे कार की चकाचौंध से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, है ना, अध्रुवन का। उसके बाद क्या हो गया, रोड पे बहुत लाइट पड़ा हुआ, पानी पड़ा हुआ है, रोड पे जल पड़ा हुआ है, तो उससे हमारी चमक आँख में आती है लाइट से, है ना। उससे बचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ध्रुवन का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल पूछता है बहुत सारे कि सिनेमा घर में जाते हैं तो उसकी चकाचौंध से बचने के लिए जो 3D चश्मा लगाते हैं आप, वो किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है ना। विलयन में शर्करा की मात्रा ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ये इसका प्रयोग होता है ध्रुवन का, है ना। जहाँ भी चकाचौंध की बात आए, आपको सेंस में आए, तो हमारा ना सीधे सीधे ध्रुवन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हो गया। देखो दोस्त, बहुत मस्त चीज़ लिखा है यहाँ पे, केंद्रीय बल में शामिल हो गया। केंद्रीय बल मतलब क्या, ध्रुव प्रदेश, है ना। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में सारा देश 2 भाग में बट गया था। एक होता था मित्र राष्ट्र और था ध्रुव राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र जो था, इसमें बोल रहा है कि ध्रुव राष्ट्र में, मतलब केंद्रीय बल में, मतलब कि ध्रुव राष्ट्र में शामिल हो गया था। ध्रुव राष्ट्र में 3-4 गो ही देश है जो प्रमुख है, उससे फालतू ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है अभी तक, है ना। सबका नाम हम बोल देते हैं, आप देख लेना, है ना। ध्रुव राष्ट्र में सबसे पहला नाम आता है किसका, आपका हंगरी और ऑस्ट्रिया। तीसरा है जर्मनी, चौथा है ओटोमन और 5वां है बुल्गारिया। कौन कौन बोले, है ना, हंगरी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ओटोमन, बुल्गारिया, ये सारे देश हैं ध्रुव राष्ट्र, है ना। और बाकी जितना है सब है मित्र राष्ट्र में। जैसे रूस हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, है ना। ये सारे देश, सर्बिया इसमें साथ रखना, सर्बिया वहाँ पे है मित्र में, है ना।
तो ये हो गया इसके, है ना, ठीक है। तो लड़ाई क्यों हुआ था? लड़ाई इसलिए हुआ था कि हंगरी के राजकुमार था एक, है ना, हंगरी का राजकुमार था फर्डिनेंड फ्रांसिस, है ना, उसकी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी सर्बिया में, है ना। उसका हत्या का मामला पता चला बाद में कि हत्या कौन किया था, तब ब्लैक हैंड करके कुछ संस्था थी वहाँ पे, है ना, वही हत्या किया था। इसके चलते जो है वहाँ पे क्या किया, हंगरी जो है सर्बिया से 11 गो मांग रखा था, और मांग भी ऐसा ऐसा जो मानने लायक नहीं था, है ना। अगर मान लेता सर्बिया तो समझो कि उसका अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाता, वो राष्ट्र नहीं बच पाता फिर, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, नहीं माना, और नहीं माना इस कारण से जो है ना हंगरी और ऑस्ट्रिया मिलकर सर्बिया के राजधानी बेलग्रेड पर हमला कर दिया था। कब किया था? तो आज रखना डेट 28 अप्रैल 1914 को, 28 अप्रैल 1914 को आक्रमण किया था। और ये लड़ाई चला था कब? 11 नवंबर 1918 तक। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध का काल कितना हो जाएगा? 28 अप्रैल 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था, है ना। और वहाँ पे लड़ाई हो गया था। कौन कौन सा देश किस किस तरफ बोल दी, याद रखना, है ना। जर्मनी जो है, ये जो लाल लिखा हुआ जर्मनी जो है ये अकेले रूस पर हमला कर दिया, अकेले फ्रांस पर हमला कर दिया, अकेले बेल्जियम पर हमला कर दिया, और जैसे ही बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन इस पर हमला कर दिया, जापान इस पर हमला कर दिया, है ना। मतलब जर्मनी चारों तरफ से घिर गया, तो इस तरह से जर्मनी हो गया। अच्छा, ये शामिल क्यों हुआ था? बुल्गारिया जो है, इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया शामिल क्यों हुआ था? बुल्गारिया को जर्मनी और ऑस्ट्रिया लालच दे दिया था कि तुम अगर मेरे पास मेरे गुट में शामिल हो जाएगा तो तुमको हम सर्बिया जीत के दे देंगे, है ना। इस लालच में आके बुल्गारिया बेचारा शामिल हो गया और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में उतर गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। फैक्ट पढ़ के रखो, मजा आएगा, तब याद रहेगा। ऐसे फालतू फालतू में याद रखिएगा तो मजा नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? टिहरी बांध जो है किस नदी के संगम पर है ना। इसका आंसर तो हो जाएगा क्या? भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना, है ना। देखो, भागीरथी उधर से आ रही जो बड़ी नदी है, और भिलांगना जो है छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है झाला, वहीं पे आके दोनों मिलती है, और वहीं पे ये बांध बनाया गया है संगम पर, टिहरी बांध, है ना। वहीं बनाया गया है कौन? टिहरी बांध, ठीक है। तो आप रखना इसको, है ना। भागीरथी और भिलांगना के संगम तट पर है। कुछ बात यहाँ पे और हम बोल देना चाहेंगे, भागीरथी और अलकनंदा जो है, दूसरा ऑप्शन, भागीरथी और अलकनंदा जो है ये दोनों के मिलता है तब बनता है गंगा, है ना। और जहाँ पे मिलता है, जहाँ इसके संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। मतलब भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिला उसको क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। उसी तरह से कुछ और प्रयाग है जिसको उसका याद रखना है आपको, है ना। जैसे भागीरथी में आके मिलता है धौली गंगा तो उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। सॉरी, क्या बोल दिए? अलकनंदा में आके मिलता है धौली गंगा, सॉरी फिर से बोल देते हैं, अलकनंदा में आके मिलेगा धौली गंगा तो उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में ही आके मिलेगा पिंडार नदी तो उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। अलकनंदा में ही आके मिलता है नंदाकिनी तो उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और अलकनंदा में ही आके मिलता है एक नदी और मंदाकिनी तो उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। तो इस तरह से 4-5 गो प्रयाग हो गया, आपको याद रखना है। कौन कौन बोले? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग। सब प्रयाग को याद रखना है अच्छे से। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, है ना, इसको भरना नहीं है। अब देखो, थोड़ा हमको लिखना है तो थोड़ा सा ऊपर में हम मिटाते हैं, जो क्वेश्चन हो गया ना उसको हम हटाते हैं। अब तो थोड़ा सा लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और कोशिश करिए कि आप भी लिखते जाइए, है ना। अच्छा, जहाँ जहाँ पे ट्रिक बताएंगे ना, जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगा ट्रिक बताएंगे, वहाँ पे आपको ट्रिक को फट से लिख लेना है, नोट कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी? पहले बढ़ती बाद में घटती है ना। इस तरह से ऑप्शन है। तो देखना यहाँ पे हम जितना इसको बहुत बढ़िया बता देंगे आपको, अच्छे से देखना। देखो, मान लेते हैं कि एक तार है जो चालक है, ये जो तार है ना लिए है, मान लो कोई चालक है, और एक तार और लेते हैं जो अर्धचालक है। इसको क्या बोले हैं? अर्धचालक तार है। तो जो चालक तार में होता है, जो इलेक्ट्रॉन को विद्युत को बहाता है, वो कौन बहाता है? इसमें जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है वो बहा रहा है ना। और देखो, तो चालक में तार में जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन सज्जित रहता है, ऐसे रहता है सजावल, ऐसे सजावल लगा हुआ रहता है। लेकिन अर्धचालक जो होता है उसमें ऐसे लगल रहता है। देखो तो इसका कोई डेफिनेट स्थान, फिक्स डायरेक्शन नहीं है,
जैसे तैसे अरेंज है इसमें इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी कारण अर्धचालक, अच्छा देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन विद्युत बहाएंगे तो इसमें आसानी से पास हो जाएगा, आसानी से बह जाएगा, है ना, और इसमें आसानी से बह नहीं पाएगा। इसीलिए चालक की चालकता अधिक होती है, अर्धचालक चालकता कम होती है। अगर हम ताप दे दिए दोनों में, ताप इसमें भी दे दिए, ताप इसमें भी दे दिए, तो देखो इसमें अगर हम ताप देंगे तो जो सीधा सीधा है ना ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये जैसे ये है वैसे हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ताप देने पर, तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, कम जाएगी, है ना। और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अधिक प्रतिरोध कर देगा, है ना। चालक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है अर्धचालक वाला क्वेश्चन। अर्धचालक में क्या हो जाएगा, ताप जैसे ही देंगे तो इसका जो उल्टा पुल्टा था इलेक्ट्रॉन सब सीधा हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, सीधा अरेंज, और सही से पास करने लग जाएगा। मतलब कि अर्धचालक में ताप देंगे तो चालकता बढ़ जाएगी, जबकि अर्धचालक प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि सब अरेंज हो गया था, है ना। ऐसे याद रखना तब याद रहेगा, ऐसे कभी रट्टा मारिएगा घट गया बढ़ गया तो फिर गलती करवा लेगा ये आपसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट में है, सॉरी मिट गया। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका शासक कौन बना था। देखिए इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा हम कर देते हैं यहीं पे, है ना। 1761 ईस्वी में एक शासक था नंदराज। 1761 ईस्वी में एक शासक था नंदराज, उस पर हैदर अली आक्रमण किया, और हिंदू शासक था नंदराज, उस पर आक्रमण किया हिंदू शासक पर, नंदराज पर, और उसको जीत के अपने क्षेत्र में कर लिया। उसका नाम रखा गया क्या, मैसूर, है ना। तो मैसूर का शासक बना कौन, हैदर अली, कब, 1761 में, है ना। और बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया, है ना, मतलब इतना तेजी से ग्रो करने लग गया कि अगल बगल वाला क्षेत्र को जीत लिया, है ना। इसी में एक क्वेश्चन पूछता है, 1764 ईस्वी में, 1761 में शासन बना, राजा बना, और 1764 ईस्वी में क्या किया, 4 गो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र जीत लिया। चारों का नाम रखना, है ना। एक हो गया सेजा, एक हो गया हेजकोट, एक हो गया नंदीदुर्ग, और एक हो गया गुंडीबंडा। सेजा, हेजकोट, नंदीदुर्ग, गुंडीबंडा, ये 4 क्षेत्र जीत लिया था 1764 में। ऐसे ऐसे बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया था, इसको देख करके अंग्रेज बौखला गया, है ना। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि तो उसको लगा कि तो हम पे भी आक्रमण करेगा तो हम पे भी जीत लेगा, है ना। और इस कारण से क्या किया, 1767 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, किस पर, हैदर अली पर, है ना। कौन कौन, तो अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम और मराठा तीनों मिला के अंग्रेज क्या किया, आक्रमण कर दिया था हैदर अली पे, है ना। और ये युद्ध जो था 1767 से 1769 तक, इसी को बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध। कब चला था, 1767 से 1769 तक। इसमें भी अंग्रेज हार गया, है ना। हैदर अली बहुत प्रभावशाली सेनापति था और उसके बहुत सारे सैनिक थे, इसमें भी हार गया, है ना। और इसमें क्या हो गया, अंग्रेज का मंगलौर, मुंबई, ये सब सारा क्षेत्र जीत लिया, है ना। और पहुंच गया कहाँ पे, मद्रास। कहाँ पहुंच गया, मद्रास। अब अंग्रेज को लगा कि अगर मद्रास जीत जाएगा तो मेरा तो कोठी ही है, सारा संपत्ति यहाँ पे पड़ा हुआ है मद्रास में, ये क्या कर लिया, होशियारी कर लिया, संधि कर लिया, है ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ था किस संधि के तहत, मद्रास संधि के तहत, ठीक है। दूसरी बार फिर लड़ाई किया 1780 से 84 चला था लड़ाई, है ना। फिर से आक्रमण कर दिया हैदर अली पे, है ना, अंग्रेज। और ये लड़ाई, इसमें क्या हुआ, 1782 ईस्वी में हैदर अली को उसी युद्ध में घाव हो गया, और घाव के कारण मृत्यु हो गया 1782 में, दक्षिण का डेट, है ना। और 1782 में ही हैदर अली का बेटा बना था टीपू सुल्तान, वही बना था इसका राजा, शासक मैसूर का, 1782 में, है ना। 1784 में जब ये हारने लग गया टीपू सुल्तान, तब क्या किया, संधि कर लिया। 84 में क्या किया, संधि कर लिया। और ये संधि कब, कहाँ पे किया था, तो ये किया था मंगलौर में। ये कहाँ पे किया, मंगलौर में संधि कर लिया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब चला था, 1784 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मंगलौर संधि के तहत 84 में, है ना। और तीसरा में, तीसरा चला था ये 1790 से 92 तक, है ना। टीपू सुल्तान के आरोप लगा दिया कि यह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। जैकोबिन क्लब जो था फ्रांस के
सैनिक संगठन का एक ट्रेनिंग का अथी था, ग्रुप था, उसमें शामिल हो गया था टीपू सुल्तान, है ना। उसी का आरोप लगा के अंग्रेज जो है इस पर फिर से आक्रमण करते 1790 में, और चला ये 2 साल 1792 तक, है ना। और ये 92 में क्या हुआ, खत्म कर दिया मैसूर, जो टीपू सुल्तान जो है संधि कर लिया 1792 में। और ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम, जो मैसूर की राजधानी थी, कौन, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो तीनों याद रखना, है ना, मद्रास की संधि, मालवा संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और एक बार और 1799 में आक्रमण कर दिया फिर से, है ना, किस पर, टीपू पर, ठीक है। 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, है ना। और मैसूर को अंग्रेज अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, अपने कब्जे में कर लिया, है ना। और वाडियार के हिंदू शासक था कृष्णराज तृतीय, ये देखो ऑप्शन, कृष्णराज तृतीय था वाडियार के हिंदू शासक, उसी को दे दिया, है ना। उसका कठपुतले बन गया, अब जो कहेगा और कृष्णराज वही करेगा, तो इस तरह से यही बन गया, है ना। तो पूरा कहानी हो गया। सुल्तान के मृत्यु के बाद शासक कौन बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, कृष्णराज तृतीय। नंदराज प्रथम को हैदर अली हरा के 1761 में मैसूर का शासक बना था, ठीक है। तो देखो, हिंदू शासक से लिया था नंदराज से, फिर मिल गया क्या, हिंदू शासक को ही मिल गया, है ना। इसी को बोल रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा पाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्ट्ज पढ़े होंगे आप, सिलिका क्वार्ट्ज, है ना, इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3 इसका सूत्र होता है ना। सोडियम सिलिकेट को बोलते हैं क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। ये सोडियम ऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं है, सोडियम क्लोराइड पता है NaCl नमक होता है, सोडियम फॉस्फेट ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। तो इसको खत्म करते हैं, लेकिन याद रखते जाना सबको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका देखो, जितना भी बोला ये अनुसूची के बारे में बोला है, अनुसूची के बारे में, तो जितना भी अनुसूची हम सब के बारे में बोल देते हैं। देखो, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, अब हो गया है 12, 4 को जुट गया है ना। तो कौन कौन जुट गया है, सब अनुसूची के बारे में हम जल्दी से बोल देते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, है ना। याद रखना है SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर, SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर, इस ट्रिक को रट्टा मार लेना, सारा का सारा अनुसूची इसमें याद हो जाएगा। देखो कौन किसमें क्या क्या बोल देते हैं। ये हो गया पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां अनुसूची, 10वां अनुसूची, 11वां अनुसूची, 12वां अनुसूची, ये 12 अनुसूची हो गया, है ना। 8 पहले था और 9वां से यहाँ से जोड़ा गया, ठीक है, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कौन किस किस में क्या है, जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन मार लेते हैं। एस से होता है स्टेट, मतलब कि जितने भी स्टेट और संघ की चर्चा किया गया है, ये भारत में जितना भी स्टेट है और संघ की चर्चा किया गया है अनुसूची 1 में। दूसरा एस से होता है सैलरी, जितने भी वेतनमान मिलता है सबको ना, वेतन भत्ता मिलता है ना, मंत्री विधायक को सबको मिलता है अनुसूची 2 के तहत। तीसरा है ओथ, वो सब देखना, ओथ, OATH, ओथ होता है वर्ड, एक उसको मतलब होता है शपथ, है ना। जितने भी मंत्री विधायक लोग शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है अनुसूची 3 के तहत होता है। R से होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, है ना। इसी में आता है ये आपका, ये हर एक राज्य जो है, प्रत्येक राज्य जो है राज्यसभा के लिए अपने यहाँ से कुछ सदस्यों को भेजता है अपने प्रतिनिधि के रूप में, है ना। तो उसका वर्णन किया गया है अनुसूची 4 में। जब भी प्रतिनिधि आए, राज्यसभा आए, अनुसूची शब्द तुमको दिख जाए, तुमको क्या करना है, चौथी अनुसूची माना, चौथी अनुसूची में, ठीक है। पहले हम क्या बोले, स्टेट एवं संघ, दूसरा में सैलरी वेतन भत्ता, तीसरा में शपथ, चौथा में प्रतिनिधित्व राज्यसभा के लिए हर एक राज्य से, है ना। 5वां अनुसूची क्या हो गया, SC और ST मतलब कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में वर्णन है, ठीक है। अनुसूची 6 में है जन से होता है जनजातीय क्षेत्र, याद रखना, जन से क्या रखना है याद, जनजातीय क्षेत्र। भारत में जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उसका वर्णन अनुसूची 6 में है। कौन कौन है भैया, तो देखो कौन कौन है यहाँ पे, याद रखना। सवाल अगर थोड़ा टेढ़ा टप पूछेगा तो भी पूछ देगा कौन कौन है, तो इसके लिए याद रखना एक ट्रिक, मित्र असम में, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, क्या क्या बोले,
मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। इस तीनों का कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसको घोषित किया गया है जनजातीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र का प्रशासन जो होगा ना, उसका वर्णन किया गया अनुसूची 6 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट में 7 में है सूची। सूची से सवाल बनता है बहुत सारे, है ना। भारत में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, है ना। संघ सूची में पहले विषय था 97, अब कर दिया गया है 100, है ना। राज्य सूची में पहले विषय सब्जेक्ट था 66, अब कर दिया गया है 61, मतलब घट गया है। और संवर्ती सूची में पहले था 47, अब कर दिया गया है 51। तो सब्जेक्ट किसके पास कितने थे पहले और अभी कितने हैं, सारे के सारे याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, सूची का वर्णन किया गया है, कहाँ में, अनुसूची 7 में, है ना। उसके बाद है 8, भाषा होता है भाषा, भा से भाषा, भाषा है मूल संविधान में क्या था 14, अभी हो गया 22, है ना। कौन कौन जुटा है तो हम बोल देते हैं जल्दी से। 1967 में जुटा है सिंधी, 1967 में क्या जुटा है, सिंधी। 1992 में जुटा है नेमको, नेमको ट्रिक है एक, है ना। 1992 में जो भाषा जुड़ा 3 गो, कौन कौन जुटा, नेमको, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 2003 में 4 भाषा जुड़ा, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, है ना। ऐसे करके याद रखना है, सवाल रहेगा, है ना। कब कौन जुड़ा है सब पूछते रहता है भाई लोग, है ना। ये हो गया 8। से होता है संपत्ति अधिग्रहण, है ना। सरकार जब भी चाहे तो आपका संपत्ति राज्य के हित के लिए ले सकता है ना। और आप इसके लिए कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये है कि किस अनुसूची में, अनुसूची 9 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट में है बदला। बदला से होता है दल बदल। कोई भी प्रतिनिधि दल बदल नहीं कर सकता है, ये कानून बनाया गया है, दल बदल निरोध कानून बनाया गया है अनुसूची 10 में, है ना। और अनुसूची 11 में क्या है, अनुसूची 11 में है पंचायती राज से संबंधित बातें, है ना। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित बातें हैं, इसमें 29 सब्जेक्ट दिया गया है ना। और अनुसूची 12 में है नगरीय क्षेत्र के बारे में, शहरी क्षेत्र के बारे में अनुसूची 12 में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से पूरा का पूरा अनुसूची हम बता दिए। ट्रिक ट्रिक याद रख लीजिएगा, इसको रट्टा मात्र रहना है, घर में कॉपी में लिख के आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन है जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। ये क्वेश्चन है जालियांवाला बाग की घटना के बारे में, है ना। ये कब हुआ था, याद रखना, जलवा तेरा जलवा, है ना। जलवा तेरा जलवा, ये हुआ था कब, अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। जलवा तेरा जलवा, है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये घटना, जालियांवाला बाग का घटना, है ना। कहाँ पे है ये, अमृतसर में है। अमृतसर में घटना ही हुआ था, है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया गया था, है ना। कि ये बैठक हुआ था किसके अथी में, किसके सामान में हुआ था, गिरफ्तार कर लिया गया था सैफुद्दीन किचलू को, है ना। उसके सम्मान में किया गया, उसके लिए किया गया था, सभा किया गया था, उसी पर निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई था, है ना। उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो हुआ था 1919 में। ठीक है, 1908 में क्या हुआ था, 1908 में बहुत एक बढ़िया घटना है, मुजफ्फरपुर बम कांड। याद रखना इसको, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, 1908 में हुआ था। बिहार दरोगा का सेट लगाया और मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में नहीं जाने तो गलत बात है ना। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में। इसी में हुआ था क्या, किंग्सफोर्ड पे गोली मार, किंग्सफोर्ड को बम से उड़ा देने का और प्लान था, है ना। एक जज था किंग्सफोर्ड, है ना, किंग्सफोर्ड को बोला कि हम उड़ाइए देंगे इसको, है ना। और ये जो प्लान बनाया था वो कौन बनाया था, ये प्लान बनाया था युगांतर समिति, जो बंगाल के थे। याद रखना कहाँ के था, कहाँ से होता, सब कुछ पूछता, बहुत एक सवाल पूछेगा। जो भी बोल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। युगांतर समिति कहाँ के थे, बंगाल के प्लान बनाया था किंग्सफोर्ड को गोली बम से उड़ा देने का, मार देने का, है ना। और इसी क्रम में जो है युगांतर समिति अपने 2 सैनिकों को भेजा था कि जाओ के उड़ा के आओ, है ना। कौन कौन था, एक था खुद्दीराम बोस और एक थे अशफाकुल्ला। तो 2 थे, कौन कौन, खुद्दीराम बोस और अशफाकुल्ला। गलती से गाड़ी गिर गया, अगला गाड़ी पर गिर गया बम, है ना। इसमें किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन मर गया कौन, केनेडी था एक आदमी, जो भारत के बारे में थोड़ा अच्छा सोचता था, इंग्लैंड का था ही लेकिन भारत के बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचता था। उसकी पत्नी, उसकी वाइफ और उसका बेटा का मृत्यु हो गया था इसमें, है ना। और इसी में क्या होगा, अशफाकुल्ला तो आत्महत्या करिए, सुसाइड कर लिए। और खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा हो गई थी। मात्र 18 वर्ष 8 महीना उसका उम्र हुआ था। तो इसको याद रखना है अच्छे से, इस दिन को, हमारे इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये। ठीक है,
चलिए आगे करते हैं। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में बहुत सारा काम हुआ था। आप देखना लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें मदन मोहन मालवीय जो है ना अध्यक्षता किए थे, है ना, 1909 में। और 1919 में क्या हुआ था? 1919 में आया था, 1919 में बहुत सारे कानून का संशोधन किया गया था, है ना। आइए अब आगे करते रहते हैं धीरे धीरे। चलिए आगे आप करते हैं। भारत इसमें 35 में है भारत शासन अधिनियम, बहुत सारे कानून बना था। जब भी इसका चर्चा आएगा ना 1935 में कभी और, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में कर लेंगे वहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? देखो इसमें बहुत सारे सबको डाउट रहता है कि कब बना, इसमें डाउट रखना नहीं, है ना। ये जब भी आया बांग्लादेश के बारे में तो ये याद रखना 1971 में हुआ था, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था, है ना। और उसके पहले प्रधानमंत्री बने थे शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि उसी के नेतृत्व में किया गया था ये आंदोलन, है ना। और उसमें भारत पाकिस्तान का लड़ाई भी हुआ था, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें चांदी नहीं होता है? मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो जितना भी कंपाउंड यौगिक है ना सबको आप अच्छे से याद रखिएगा, तब मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, तभी लगेगा कि हाँ दरोगा के साथ तैयारी कर रहे हैं आप, है ना। चांदी बोल रहे किसमें नहीं होता है? ये है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर होता है AgCl, तो Ag तो चांदी होता है, तो इसमें तो है ये है। मानिक सिल्वर इसको बोलते हैं रूबी, मानिक सिल्वर को ही बोलते हैं रूबी, याद रखना, है ना। इसका होता है SbAs, है ना, और S3, ये इसका होता है फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है ना। मानिक सिल्वर का, रूबी का, तो इसमें तो Ag इसमें भी है, Ag तो इसमें भी है, तो इसमें भी होता है ना। एक होता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में रूबी नहीं होता, इसमें क्या होता है? कॉपर। देखो जर्मन सिल्वर का एक ट्रिक है, जर्मनी से मेरा भाई लाया क्या? बर्तन, है ना। याद रखना जर्मनी का भाई बर्तन लाया, है ना। जर्मन से कजन बर्तन लाया, इस ट्रिक को याद रखना, जिंदगी में नहीं भूल पाएगा। जर्मन से कजन बर्तन लाया, जर्मन मतलब जर्मन सिल्वर, कजन मतलब कॉपर जिंक निकेल, याद रखना। मतलब कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या है? कॉपर है, जिंक है, निकेल है। 60% कॉपर है, 20% जिंक है और 20% निकेल है ना। इसे बनता है क्या? तो बर्तन बनाया जाता है, इसके मिश्र धातु है, मिश्र धातु से बर्तन बनता है क्या? बर्तन। तो इसमें जिंक, इसमें क्या है? Ag नहीं है, इसमें सिल्वर नहीं ना है, वही सवाल था। चांदी किसमें नहीं है? तो चांदी इसमें नहीं होगा। लूनर कास्टिक को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, लूनर जो कास्टिक है उसको बोलते हैं क्या? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जब बोल देते हैं। देखो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? मतदाता के उंगली का भी जब वोट देते हैं ना, तो उसमें जो उंगली में निशान लगाया जाता है वो रहता है इसी का, सिल्वर नाइट्रेट। ये इसी को बोलते हैं लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट का, है ना। स्याही बनाने में इसका प्रयोग होता है ना। और लूनर कास्टिक को आप रंगीन बोतल में रखा जाता है, इसलिए कि प्रकाश से ये अथी हो जाता है, प्रतिक्रिया करके अलग कंपाउंड बना लेता है ना। तो रंगीन बोतल में इसको रखा जाता है हमेशा, प्रकाश बचाने के लिए, है ना। किसको? लूनर कास्टिक को। इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। कुछ बात और, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पे? फोटोग्राफी में। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, उसका प्रयोग कहाँ पे? कृत्रिम वर्षा कराने में, है ना। सब का प्रयोग आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन आता होगा कि सिल्वर चांदी के चम्मच से अंडा को नहीं खाना चाहिए, है ना। क्यों? इसका कारण है कि अंडा में होता है सल्फर, और सल्फर से प्रतिक्रिया कर लेता है चांदी, है ना। तो प्रतिक्रिया करके बना लेगा क्या? सल्फर ऑक्साइड बना लेगा, और चम्मच जो है खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए नहीं खाते हैं अंडा को चांदी के चम्मच से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है कौन सा एंजाइम स्टार्च का पचन करता है? एंजाइम हमको चुनना है जो स्टार्च को पचाता है, ठीक है। देखो सबके बारे में बोल देते हैं। पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, पेप्सिन पचाता है किसको? प्रोटीन को। लाइपेज पचाता है लिपिड को। लिपिड क्या है भाई? तो ये है वसा, इसको आप तेल भी बोल सकते हैं, है ना। तो लिपिड वसा तेल को पचाता है कौन? लाइपेज। प्रोटीन को पचाता है कौन? पेप्सिन। एमाइलेज पचाता है स्टार्च को, स्टार्च को पचाया कौन? एमाइलेज। और ये है इंसुलिन। इंसुलिन किसी को पचाता नहीं है, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है ना। ब्लड में शुगर शर्करा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी हो जाएगी ना तो मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाएगा, है ना।
तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है, याद रखना। ठीक है, इंसुलिन निकलता कहाँ से है? अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, मतलब कि अंतःस्रावी भी है, बहिःस्रावी भी है, मतलब कि इसमें हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम्स भी निकलता है, हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय मानव शरीर की। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की अर्धवामन, धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म कौन है? देखो धान को अभी जो है बहुत सारे मात्रा में हाइब्रिडाइज कर दिया गया है ना। उसका आंसर हो जाएगा कौन? जया। जय देखो विद्या चंपा लेखा ऐसा कुछ नहीं है, नाम देसी फंसाने के लिए, उठाने के लिए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? जया। इसको रट्टा मान लेना है, नया कृत्रिम संकरण जो है जया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? देखो इसके बारे में बहुत सारा बात करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा पेरम्बूर, है ना। जब भी आए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तो बोलना पेरम्बूर, आए सिर्फ कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री तो बोलना कपूरथला। जब भी आए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तो बोलना पेरम्बूर, और जब भी आए सिर्फ रेल कोच फैक्ट्री तो बोलना कपूरथला। आए अगर आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री तो बोलना रायबरेली, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री तो रायबरेली। और अगर आए रेल कोच फैक्ट्री नवीनीकरण कारखाना कहाँ है? रेल कोच नवीनीकरण कारखाना कहाँ पे है? तो बोलना क्या? सोनीपत, है ना। क्या बोलना है? सोनीपत। ठीक है, जो हरियाणा पड़ता है। ठीक है, इसके अलावे बिहार में बहुत सारे रेल कोच कारखाना लग रहा है, तो कौन कौन सा है थोड़ा सा उसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। एक पूछेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, अगर पूछा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तो बोलना है मधेपुरा। अगर बोला डीजल लोकोमोटिव तो बोलना है मढ़ौरा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मधेपुरा और डीजल लोकोमोटिव मढ़ौरा। एक बोलेगा रेल व्हील प्लांट, रेल व्हील प्लांट बोलेगा तो बोलना बेला, है ना। ये बिहार में है, जो लग रहा है, अभी लगा ही रहा है ना। और अगर बिहार में पूछेगा कि बिहार में कहाँ पे लगा है रेल कोच फैक्ट्री तो बोलना छपरा में लगा है ना। छपरा में अभी लग ही रहा है। तो इतना सा याद रखना है सबके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, है ना। इसमें सीधे सीधा रखना, चंद्रशेखर महोदय जो है काम नहीं किए हैं, ये नहीं बने हैं मुख्यमंत्री, सीधे सीधे प्रधानमंत्री बने हैं, बाकी सब बने हैं, है ना। चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिंह का नाम यूपी के रहे थे, और देवगौड़ा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। ये चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री का जब पूरा पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें पूरा का पूरा डिटेल्स में कर लेंगे, मुख्यमंत्री कहाँ होता है, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल एवं तारपीन तेल, तारपीन ऑयल का मिश्रण किस रूप में प्रयोग किया जाता है ना। क्लोरोजाइलिन एक तेल होता है, और एक होता है तारपीन तेल। ये दोनों का मिश्रण मिला के किस रूप में प्रयोग करता है? इसका प्रयोग करते हैं डिटॉल के रूप में। डिटॉल आप कट खुट लगाते हैं ना, डिटॉल, है ना, वही है। मतलब ये रोगाणुरोधक का रूप में काम करता है, रोगाणु को प्रवेश करने नहीं देता है ना। ठीक है, तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हुआ, है ना। अच्छा, इसमें जो जीके रीजनिंग था, मैथ था, सबको स्किप कर दिया, रह दिए हैं। ठीक है, हम सिर्फ करेंगे जीके। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।